3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट वापस कर रहे हैं एक बार और। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब एक किराए पर जो लाइब्रेरी है जो किताबें देती है, उसने किताबों को देना तो चलो शुरू किया है, लेकिन उसका एक तरीका है। मतलब वो क्या करता है कि वो रुपए लेता है उससे। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको किताब दे रहा है तो कुछ पैसे चार्ज करेगा। लेकिन वो चार्ज कैसे करता है कि उसने अपने टोटल पेमेंट को 2 भागों में बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है कि भाई पहले 3 डेज के लिए उसने एक फिक्स अमाउंट बनाई हुई है, जिसको उसने फिक्स्ड चार्ज कहा है। फिक्स्ड चार्ज कि भाई आप फिक्स्ड चार्ज पे करो और 3 दिन की पेमेंट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और 3 दिन तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिन तक आप खूब अपने पास वो किताब रखिए जब तक आपको रखनी है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 3 दिन में किताब नहीं लौटाते, मतलब 3 दिन में किताब नहीं लौटा पाते हैं, जैसे स्कूलों में नहीं होता कि भाई कुछ एक हफ्ते के लिए तो आपको अलॉट करती है लाइब्रेरी वाली मैडम, लेकिन उसके बाद अगर आप एक हफ्ते में वापस नहीं सबमिट करते हैं तो फिर जितने दिन आप टाइम लगाओगे उतने पर डे का कुछ एक्स्ट्रा फाइन भी आपके ऊपर चार्ज होता है ना। ऐसा करते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, ऐसे काम हम लोग करते हैं। इवन हम केवीज में पढ़े हैं तो हमें पता है कि हाँ ऐसा चार्ज होता था और हमें फ़ाइन देना भी पड़ता था, ठीक है। तो 3 डेज़ के लिए एक फिक्स्ड चार्ज अमाउंट है कि भाई 3 दिन के लिए अगर आपको किताब चाहिए तो ये फिक्स्ड चार्ज पेमेंट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 दिन से एक्स्ट्रा खींच गए तो एक और उन्होंने चार्ज लगाया हुआ है जिसको उन्होंने एडिशनल चार्ज कहा है। फॉर ईच डे, हर दिन का एक एडिशनल चार्ज लगता है। मतलब मान लीजिए जैसे 2 दिन आपने, ठीक है, तो फॉर अदर डेज मतलब 3 दिनों से एक्स्ट्रा दिन अगर कोई भी दिन लगा तो फॉर अदर डेज एक एडिशनल चार्ज करके एक पेमेंट है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फिर, एडिशनल चार्ज। और वो हर दिन का है, ठीक है। अब मान लीजिए दीपक किताब लेके गया और मैडम ने तो हालांकि 3 दिन के लिए थी, लेकिन दीपक मान लीजिए किताब लेके गया और वो लेके गया टोटल 8 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 8 डेज के लिए। तो 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज से कवर अप हो जाएंगे। सही बात है ना अरुण? 3 दिन तो फिक्स चार्ज से लग गए और बाकी के कितने दिन बच गए? बाकी के कितने? 3 दिन तो फिक्स चार्ज वाले हैं और बाकी के दीपक बाकी कितने दिन बच गए? 5 डेज। तो बाकी 5 डेज जो है उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? एडिशनल चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। और हर दिन का है। अब अगर मान लीजिए मैंने फिक्स चार्ज x सेट किया हुआ है और एडिशनल चार्ज मैंने कितना सेट किया हुआ है? y। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है? x ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था एक बार फिक्स चार्ज पेमेंट करिए और 3 दिन का डिस्काउंट आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 दिन का एडिशनल चार्ज कितना है? y है। तो 5 दिन का एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा? 5y नहीं हो जाएगा? अब दीपक को जो टोटल पेमेंट करनी है वो ये फिक्स्ड चार्ज प्लस 5 दिन का एडिशनल चार्ज मिलाकर ही तो पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ या ना? दीपक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब इधर देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी समझ में आएगी और हम इसका मतलब मीनिंग बना पाएंगे। देखिए क्या, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें पहले 3 दिनों के लिए एक फिक्स्ड चार्ज लगाया गया है और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगाया गया है हर दिन का। हर दिन का क्या लगाया गया है? एक एडिशनल चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, सरिता 27 रुपीज़ पे करती है एक बुक के लिए, फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जी को 27 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो एक किताब को 7 दिनों के लिए अपने पास रखती है, तो जिसमें 3 दिन फिक्स चार्ज से हो गए और 4 दिन एडिशनल चार्ज के होंगे।
सही बात है ना। और उन दोनों चार्जेस को प्लस कर कर इक्वल टू कितना बनना चाहिए दीपक? दीपक कितना बनना चाहिए बाबू? नहीं नहीं, 27 रुपीज बनना चाहिए। कितने रुपीज बनने चाहिए टोटल? 27। 3 दिन फिक्स चार्ज, ठीक है। और 27 रुपीज ने टोटल पेमेंट करी है, तो पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, और बाकी के एडिशनल चार्ज जो हैं, बाकी के जो एडिशनल चार्ज हैं वो आपके 4 दिन और लग जाएंगे। तो x + 4y इक्वल टू में कितना आप रखोगे? 27। सही है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहली बात तो फिक्स चार्ज को सेट करना पड़ेगा और एडिशनल चार्ज को भी सेट करना पड़ेगा। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में ₹x, सही है। एंड लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज लिख दो यहाँ पर, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए है ना फिक्स चार्ज। एंड लेट द एडिशनल चार्ज फॉर कितने दिनों के लिए एडिशनल चार्ज? 1 दिन के लिए, फॉर 1 डे। 1 दिन के लिए कितना है एडिशनल चार्ज? ₹y। अब केस 1 की बात कर रहे हैं, और सरिता जी का जो है वो है केस। हाँ जी, सरिता जी के केस में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज कितने हैं दीपक? 7 है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7 है। अच्छा जी, अब इन 7 डेज में मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का हो गया, और बाकी 4 दिन क्या लगा है? एडिशनल चार्ज। और टोटल पेमेंट कितने की हुई है? 27 की। दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर इक्वेशन 1। हाँ या ना दीपक, समझ में आया बाबू को? ठीक है। और जो सुशी हैं उन्होंने टोटल 21 रुपीज़ दिए हैं। देखिए सुशी ने पेमेंट कितने की करी है? 21 डेज की। कितने? 21 रुपीज़ की। कितने दिनों के लिए? फॉर 5 डेज। कितने दिनों के लिए? 5 डेज के लिए। तो हम लोग यहाँ पर केस सेकंड कंसिडर कर रहे हैं अब, केस सेकंड। और सुशी जो है उन्होंने बुक ली है इस बार। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके फिक्स्ड चार्ज प्लस, देखिए 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चले गए है ना, बाकी के कितने दिन बच गए? 2 दिन, और 2 दिन एडिशनल चार्ज लगेगा। इन दोनों पेमेंटों को प्लस करके टोटल पेमेंट आनी चाहिए। सुशी ने कितनी पेमेंट करी है? 21 रुपीज़। तो कितना आ गया? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को बस आपको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करें दीपक? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 4y इक्वल टू में कितना है? 27। एंड x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है? 21। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये से कट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 2y एंड दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 6। y को आपने अकेला कर दिया, यहाँ पे 6 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आ गया? 3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 3। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप लोग को? आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? ठीक है, कम तो नहीं आ रही ना आवाज़? ठीक है, ऑडिबल है? ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर पुट y = 3 इन इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो x प्लस 4y इक्वल टू में जब 27 है तो जब y की वैल्यू 3 है तो x प्लस में 4 इंटू में 3 दिस विल बी 27, x प्लस में 12 इक्वल टू 27 और x की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस 12, ठीक है। 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास ये 15। तो आपका फिक्स्ड चार्ज कितना है 15 रुपीज़ और एडिशनल चार्ज कितना है, हेंस द फिक्स्ड चार्ज, हेंस द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू में कितना हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई ₹15 एंड द एडिशनल चार्ज फॉर 1 डे कितना है y है और ये कितना हो जाएगा आपके पास ₹3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए इस चीज़ की, ओके। तो आइए आज का हम लोग एक नया टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व करने के आपको टोटल मैंने 5 तरीके बताए हैं, ठीक है। मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व करने के 5 तरीके बताए थे। कौन कौन से थे दीपक? सबसे पहला मेथड कौन सा था बाबू? गलत, हाँ सबसे पहला था ग्राफिकल, सबसे पहला था ग्राफिकल। दूसरा कौन सा था दीपक? उसके बाद था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद था एलिमिनेशन। तो हमने ये 3 मेथड्स बहुत अच्छे से सीख लिए हैं अभी तक। एक बहुत ही प्यारा मेथड है, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन वी नेवर नो कब पूछ लिया जाए। एक और मेथड आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत ही आसान है, मतलब इतना टफ नहीं है, आसान है। और सबसे अच्छा जो मेथड और मतलब जो वाकई में काफ़ी पूछा जाता है वो है आपके पास रिड्यूसिबल मेथड, रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर को, लगभग ये लगा लीजिए 70% हमने कवर कर दिया है। सिर्फ ये 2 टॉपिक और रह गए हमारे पास, आज हम इसे कर लेंगे और अगली 2-3 क्लासों में हम लोग आगे के कर लेंगे, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो आज का जो मेथड है वो है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड को सीखते हैं। देखिए इस मेथड में क्या है ना, कुछ स्टेप्स हैं जो इन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपकी जो भी इक्वेशन होगी, ठीक है, उन इक्वेशनों को आपको जनरल फॉर्मेट में लेके आना है। पहले जनरल इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। इसका मतलब RHS में 0 होना चाहिए उन इक्वेशनों के। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या है, आपको इन वैल्यूज़ को निकालना है, a1 b1 c1 इन वैल्यूज़ को, फिर a2 b2 और c2 इन वैल्यूज़ को निकलवाना है। ये निकलवाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है हमें, ठीक है। तो हम एक जनरल फॉर्मेट ले लेते हैं पहले तो, कि जनरल तरीके से कैसे करेंगे। तो ये हमारी लाइन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है a1 b1 और c1 होगा। और इसी तरीके से हमारे पास लाइन L2 है, तो उसमें a2 b2 और c2 होंगे, सही है, ठीक है। जब इनकी वैल्यूज़ आप निकाल लोगे उसके बाद क्या करना है, आपको इस वाले फॉर्मेट में लिखना है इनको। देखो मैं आपको एक पहले तरीका बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको x लिखना है, फिर y लिखना है और फिर आपको 1 लिखना है, ठीक है। और जो शुरुआत करनी है वो आपको b1 से करनी है, b1 b2 c1 c2 a1 a2
और B1 B2। देखिए अगर आप सब लोग गौर कर सकें तो मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखी है B1 अपॉन B2, फिर मैंने x को छोड़कर, x के नीचे कुछ नहीं लिखा, उसके साइड में x और y के बीच में लिखा है C1 C2। फिर मैंने y और 1 के बीच में लिखा है A1 A2, और फिर मैंने दोबारा 1 के बाद में लास्ट वाली जगह में फिर B1 और B2 लिखा है। तो मतलब जहाँ से शुरू किया है वहीं पर ख़त्म करना है। सही है, याद रहेगा आपको ये? ठीक है गाइज, ओके आगे देखते हैं। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर इक्वेशंस बनानी है। लेकिन इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखिए, x लिखना है और इसके नीचे ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो मतलब B1 C2 माइनस, और ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी है इससे, मतलब B2 C1, ये इससे मल्टीप्लाई करनी है और ये इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब काइंड ऑफ आप ये लगा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐसे ही इक्वल टू लिखकर फिर y लिखिए, फिर ऐसे ही C1 A2 से और C2 A1 से, और C1 वाले पहले लिखनी है C1 A2 माइनस C2 A1, फिर इक्वल टू 1 लिखना है और फिर क्या करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 और A2 B1 से। तो आप इसको लिखोगे A1 B2 माइनस A2 ऐसे फॉर्मेट में ले आना है। ठीक है, पहले हम यहाँ तक लेके आते हैं, इस चीज़ को सीखिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक अगर आप सीख गए ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख चुके हैं 70%, बस 30% और बचा है खाली। इसके बाद कोई बड़ी बात है अभी तक लिखना, कुछ भी ऐसा कोई बड़ा काम किया है हमने? कुछ नहीं किया, बस हमारी जो इक्वेशन थी उनको आपको जनरल फॉर्मेट में लिखना है। जनरल फॉर्मेट में लिखने के बाद A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर ऐसा एक टेबल सा बनाना है जिसमें आपको x y और 1 लिखना है, और जो शुरुआत करनी है वो B1 B2 से करनी है, और एंड जो करना है वो भी B1 B2 से करना है, और गैप में लिखना है चीज़ों को। ये करने के बाद फिर x को ऊपर रखना है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आई है बीच में माइनस लगाना है। बीच में क्या लगाना है आपने? माइनस, सब में। याद रहेगा? एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर आ जाएगा हमें। अच्छा जी, हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन क्या था? x प्लस में कितना था? 4y ना? x प्लस में 4y इक्वल टू 27 था, और x प्लस में 2y, x प्लस में 2y इक्वल टू 21 था। याद आया? अभी अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेप क्या था दीपक? सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है दीपक? इनको जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो, ये है सबसे पहला स्टेप। उसके लिए RHS 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हमारी लाइन 1 को लिख रहे हैं जनरल फॉर्मेट में। इसको तो चलो बाद में लिख लेंगे, इसको पहले लिखते हैं। x प्लस में 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे आज, ऐसे नॉर्मल चल रहा है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो x प्लस में 4y माइनस 27 इक्वल टू 0 है, हम लिया है LHS में, और इसको फिर हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से। ठीक है, कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन के साथ। डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो A1 x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर जब हम करेंगे तो हमारे दीपक A1 की वैल्यू कितनी आ गई?
1। b1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -27। सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन और देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन देखिए, x प्लस में 2y माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगी। भाई हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू 21 है ना। मैं इधर ले आया अपने LHS में उसको। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपेयर कर रहा हूँ जनरल इक्वेशन के साथ। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर हमने हमारे a2 की वैल्यू भी निकाल ली। a2 कितना गया 1, b2 कितना गया 2 और c2 कितना गया -21। डन। अच्छा जी, ये सब कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें क्या करके लिखना था, वो लाइन करके लिखनी थी, है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं और 1 लिखते हैं। फिर उसमें हम b1 b2 लिखते हैं सबसे पहले। तो b1 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1, c1 b1 b2 c1 लिखना था एक्चुअली। -27 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा -21। फिर हम लोग a1 a2 लिखेंगे तो 1 और 1 और फिर हम लोग b1 b2 लिखेंगे वापस से, तो 4 और 2। ध्यान रखिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 फिर से वापस। एक सीरीज चल रही है, b के बाद c, c के बाद a के बाद फिर b, ऐसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, फिर हमें क्या करना है, हमने सिर्फ x लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय में -21, ब्रैकेट लगा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत होती है तो माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू में -27 इक्वल टू y अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई, तो -27 इंटू में 1, ठीक है, और बीच में माइनस और फिर -21 इंटू में 1। देखिए ब्रैकेट लगाने से ना थोड़ा प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, नहीं तो आप कोई ना कोई साइन की गड़बड़ कर देंगे। 1 इंटू में 2 -1 इंटू में 4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। x अपॉन में माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 84 हो जाएगा, वो भी माइनस का। अच्छा जी, यहाँ कितना हो जाएगा, बीच में माइनस है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 54 और वो भी माइनस का, है ना। और इसी तरीके से y अपॉन में -27 और माइनस और यहाँ पे -21 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 और -4। ठीक है, अच्छा जी, ये इस ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा x अपॉन में -84 प्लस में 54। यहाँ आ जाएगा y अपॉन में -27 प्लस में 21 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में -2। डन। फिर यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, ये x अपॉन में कितना आ जाएगा दीपक, -30। यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में -2। डन। यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? अच्छा जी, अब देखिए, अब तो बहुत ही आसान है। अब तो ये लगा लीजिए 10% ही बचा है बस खाली। अब जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली देखो तीनों चीज़ें इक्वल में हैं, राइट। ये और ये तीनों इक्वल है ना, तो मतलब हम किसी भी दो को ले सकते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले को लीजिए और कांस्टेंट वाले को एक साथ लीजिए इक्वल टू में, और जब y की निकालनी है तो y को लीजिए और कांस्टेंट वाले को ले लीजिए एक साथ में। बात समझ में आ रही है क्या करना है? तो आइए x वाली वैल्यू को लेते हैं और दोनों को अलग अलग निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x अपॉन में -30 इक्वल टू में 1 अपॉन में -2। एक तो ये हो गई, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू तीनों में है ना, तो हम किन्हीं भी दो को ले सकते हैं। तो मैं x को और कांस्टेंट वाले को एक साथ ले रहा हूँ एक बार,
एक बार y को और कांस्टेंट वाले को दूसरी बार में लूँगा, उससे y की वैल्यू निकलेगी और इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2x, और वहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30। ठीक है, x को मैंने अकेला कर दिया, -30 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 15 बार पर। याद करिए फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज कितना था, 15 ही तो था, अभी अभी निकाला था ना। और दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, y अपॉन में -6 इक्वल टू में 1 अपॉन में -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2y और इक्वल टू में -6, y को अकेला कर दीजिए, -6 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार। y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो x की वैल्यू भी आ गई और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला है कि इनको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, फिर इनको कंपेयर करिए, फिर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू को निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर इस वाली चीज़ को लिखिए x, y और 1। पहले b1 b2 से शुरुआत करिए, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2। फिर x लिखकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में माइनस साइन ज़रूर लगाइए, यही गलती होती है। यहाँ बच्चे माइनस नहीं लगाते, यहाँ बच्चे क्या लगा देते हैं, प्लस। पहली गलती। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते। ब्रैकेट्स का यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट यूज़ करने से आप थोड़ा साइनों के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखते हो कि हाँ भाई साइन गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर साइन की गलतियाँ हो गई तो आंसर गलत ही आएंगे फिर। तो यहाँ मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ब्रैकेट्स यूज़ करूँ ताकि कोई साइन की गड़बड़ ना हो, और मैं यही एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप भी वही करेंगे। ठीक है, फिर तो नॉर्मल मैथ्स है, उसको सॉल्व करना है। लास्ट में आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी 3। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यू को और कांस्टेंट वाली वैल्यू को ले लीजिएगा। जब y की निकालनी है तो y वाली वैल्यू को और कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उससे आपकी x और y की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। क्लियर? सो ये मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है इस मेथड का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि हम 1-2 क्वेश्चंस हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे इस पर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट एज अ होमवर्क मैं आपको कहूँगा कि एक्सरसाइज 3.5 में आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से करें और क्वेश्चन नंबर 3 करें। होमवर्क सुन लीजिए क्या है। होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। याद रखिए सॉल्व तभी करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है, बात ध्यान रहेगी। ठीक है, ओके, सो दैट्स